हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPR। हम आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं UGC नेट की राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तर, जिसको हम यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से कंप्लीट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस बुक की PDF या सारे वीडियो आपको एक साथ दे दूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको लिंक देने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत एवं विचार से राज्य का कौन सा सिद्धांत शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया है? तो शांति पर्व में सामाजिक समझौता एवं दिव्य अधिकार सिद्धांत दोनों को ही शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शांति पर्व में सामाजिक समझौते एवं देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख प्राप्त होता है। मनुष्य की असुरी प्रवृत्तियों के कारण सामाजिक समझौते की आवश्यकता पड़ी और देवीय सिद्धांत मनु के समान है, क्योंकि राजा को एक महान देवता माना गया है। महाभारत के 18 पर्व अध्याय है, जिसमें शांति पर्व महाभारत का 14वां पर्व है, जिसमें भीष्म के राजनीतिक विचारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, गांधी के अनुसार लक्ष्य एवं साधन अंततः संबंधित होते हैं। लक्ष्य और साधन क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। गांधी जी का दर्शन चूंकि एक नैतिक दर्शन है, अतः वे साध्य एवं साधन की पवित्रता पर बल देते हैं। गांधी जी के शब्दों में साधन बीज के समान होता है और साध्य वृक्ष के समान होता है। जिस प्रकार से वृक्ष बीज में संबंध है, उसी प्रकार से साधन एवं साध्य में भी संबंध है। नेक्स्ट आते हैं, सामाजिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए। ये किसका कथन है? तो ये कहा गया था वेंथम के द्वारा। सार्वभौमिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, यह कथन बेंथम का है। बेंथम ने तत्कालीन समय में प्रचलित नैतिकता की सभी धारणाओं का खंडन किया था और उपयोगिता को नैतिकता एवं मानवीय जीवन का आधार बनाया था। उपयोगितावाद संबंधित विचार बेंथम ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन 1879 में दिया था। नेक्स्ट आते हैं, किसने कहा था व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज में इन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है? तो ये कहा गया था रूसो के द्वारा। रूसो ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक मासूम निर्दोष प्राणी था। व्यक्तिगत संपत्ति ने प्राकृतिक अवस्था की शांति भंग करके इसे एक सभ्य समाज को जन्म दिया और जिसमें सभ्य समाज, विज्ञान एवं संपत्ति आदि मनुष्य की दुश्मन बन गई। सामान्य से विशेष तक कार्यवाही की पद्धति क्या कहलाती है? तो सामान्य से विशेष तक की जो कार्यवाही होती है वह होती है निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति में दार्शनिक कुछ सिद्धांतों को प्रथम और आधारभूत सिद्धांत मानता है। वे एक प्रकार से सामान्य सिद्धांत होते हैं जिसमें कुछ विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस पद्धति का प्रयोग प्रथम राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो ने किया था। किसने कहा है कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है? तो ये कहा गया था मार्क्स के द्वारा। मार्क्स द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास करते हैं, अतः इसी के आधार पर विश्व के विकास की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। द्वंद्वात्मक पद्धति में विकास विरोधी तत्वों में निहित संघर्ष के माध्यम से होता है। नेक्स्ट आते हैं, नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांतों की एक आलोचना यह है कि मानता है कि समाज में पूर्व अधिकार मौजूद थे। नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना यह है कि यह मानता है कि समाज में पूर्व अधिकार मौजूद थे। नैसर्गिक अधिकार से तात्पर्य ऐसे अधिकार से होता है जो एक व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते मिलने चाहिए, जैसे कि जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का पात्रता हकदारी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो संपत्ति का पात्रता हकदारी सिद्धांत है, वह नार्जिक के द्वारा दिया गया है। नार्जिक का न्याय सिद्धांत हकदारी सिद्धांत है जो कि विवरणात्मक न्याय की दृष्टि के प्रतिकूल है। नार्जिक का जो पात्रता सिद्धांत आत्म स्वामित्व के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है व्यक्ति द्वारा अपनी प्रतिभा से अर्जित संपत्ति पर इसका पूरा अधिकार है। राज्य संपत्ति को न छीन सकता है और न ही वह कर लगा सकता है। ऐसे विचार उनकी पुस्तक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में दी गई थी। इनकी अन्य पुस्तक है द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स।
राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका था? तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये कहा गया था। राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत कहता है राज्य एक आवश्यक बुराई है। यह कथन राज्य के व्यक्तिवादी सिद्धांत की ओर संकेत करता है। उदारवादी सिद्धांत तथा अराजकतावादी सिद्धांत राज्य को बुराई के रूप में देखते हैं क्योंकि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक हैं। तुलनात्मक राजनीतिक एवं राजनीति विश्लेषण से संबंधित प्रश्न। अभिकथन कहता है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एकता को महत्व देता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा तर्क है कि सांस्कृतिक बहुलवाद प्रजातांत्रिक संस्थानों के कार्यचालन में अड़चन डालता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एकता को महत्व देता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद प्रजातंत्र एवं समाजवादी सिद्धांत का मिश्रण है। इसके अंतर्गत लोकतंत्र एवं समाजवादी राज्य दोनों के गुण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं रॉबर्ट मार्टिन द्वारा प्रतिपादित बड़े शहर में राजनीतिक मशीन की अवधारणा किसके साथ संबंधित है? तो यह अवधारणा नौकरशाही से संबंधित है। रॉबर्ट मार्टिन द्वारा प्रतिपादित बड़े शहर में राजनीतिक मशीन की अवधारणा नौकरशाही से संबंधित है। नौकरशाही शब्द मैक्स वेबर के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग फ्रेंच सरकार के अधिकारियों की डेस्कों को ढकने वाले कपड़े के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अल्प विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो अल्प विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक समीर अमीन है। अल्प विकास के सिद्धांत की प्रतिपादक समीर अमीन है। अल्प विकास का अर्थ ऐसी परिस्थितियों से है जहां संसाधनों का सक्रियता से प्रयोग हो रहा है, परंतु इसका उपयोग इस ढंग से हो रहा है कि इसका लाभ प्रधान वर्ग को होता है और उस देश की गरीब जनता को नहीं जहां संसाधन वर्तमान है। समाज की निम्नांकित अवस्थाओं में से द्विसदनवाद किसकी अनिवार्यता विशेष है? तो इसकी अनिवार्यता होती है संघीय व्यवस्था की। संघीय व्यवस्था के लक्षण निम्न हैं। द्विसदनवाद जिसमें दो सरकार, शक्ति विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता एवं संविधान की कठोरता से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सामूहिक उत्तरदायित्व का संबंध है यूनाइटेड किंगडम से। बहुदलीय व्यवस्था भारत में पाई जाती है। मत संग्रह ये स्विट्जरलैंड से संबंधित है और यथोचित विधि प्रक्रम यह संबंधित है संयुक्त राज्य अमेरिका से। सामूहिक उत्तरदायित्व यूनाइटेड किंगडम में पाया जाता है। बहुदलीय व्यवस्था भारत की है। मत संग्रह स्विट्जरलैंड में है और यथोचित विधि प्रक्रम यह संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। रॉबर्ट ए डहल का संबंध है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स से। पटनाम का संबंध है सिविक ट्रेडिशन एंड मॉडर्न इटली से संबंधित है। और फ्रांसिस फुकुयामा का संबंध है एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। और आलमंड एंड पावेल का संबंध है सिविक कल्चर संबंध है आलमंड एंड पावेल से। रॉबर्ट ए डहल का संबंध है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स 1989 से। पटनाम का संबंध है सिविक ट्रेडिशंस इन मॉडर्न इटली 1993। फ्रांसिस फुकुयामा का संबंध है एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992। एडमंड एंड पावेल का संबंध है सिविक कल्चर 1963। अभिकथन कहता है कि यूएसए का सीनेट विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है, तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यूएसए में समस्त राज्यों को सीनेट में एक समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन आरए की सही व्याख्या नहीं करता। अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। संविधान निर्माताओं ने सीनेट को शासन के गुरुत्वाकर्षण केंद्र की स्थिति प्रदान की है। नेक्स्ट आता है अभिकथन कहता है कि हित समूह राजनीतिक तंत्रों में अपनी आवाज़ पहुंचाने और वहां का निर्णयकर्ता द्वारा अपने हितों की सुरक्षा करने हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, हित समूह राजनीतिक दलों को निरंतर समर्थन देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है। वस्तुतः दबाव समूह का ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सामाजिक मामलों को
प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, जब इनके हित संकट में होते हैं तब से ये सक्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं यूएसए में निम्नांकित राष्ट्रपति का सही अनुक्रम क्या होगा। तो सबसे पहले आते हैं जॉर्ज बुश, नहीं रूजवेल्ट नहीं, पहले आते हैं रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फर्स्ट नंबर पर आते हैं। उनके बाद आएंगे जॉन एफ कैनेडी सेकंड नंबर पर। तीसरे आते हैं जॉर्ज बुश और चौथे आते हैं बिल क्लिंटन। तो यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं उनका सही क्रम होगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जॉन एफ कैनेडी, उसके बाद आते हैं जॉर्ज बुश और फिर आते हैं बिल क्लिंटन। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है बताइए। तो सबसे पहले जो बाल्टिक राज्य हैं उनका सोवियत यूनियन में विलय हो गया था। उसके बाद यूएसए है, उनमें न्यू डील लेजिस्लेशंस, नव संविधा कानून बनाया गया। फिर भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। फिर होता है यूरोप में मैस्ट्रिच संधि कब हुई थी, सबसे लास्ट में होती है 4th नंबर पर। पहले बाल्टिक राज्यों का सोवियत यूनियन में विलय, फिर यूएसए में न्यू डील लेजिस्लेशन हुआ, फिर उसके बाद भारत के संविधान की प्रथम बैठक हुई, फिर यूरोप में मैस्ट्रिच संधि हुई। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1945 में हुई थी। बाल्टिक राज्यों का सोवियत संघ में विलय 1940 में हुआ था। यूरोप में जो मैस्ट्रिच संधि है वो 1992 में हुई थी और यूएसए में न्यू डील लेजिस्लेशन हुआ था 1933 में। विकास प्रशासन को लक्ष्य उन्मुख और परिवर्तन उन्मुख के रूप में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। तो इसको एडवर्ड विडनर के द्वारा परिभाषित किया गया है। एडवर्ड विडनर ने विकास प्रशासन को लक्ष्य उन्मुख एवं परिवर्तन उन्मुख के रूप में परिभाषित किया है। विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग भारत के एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी यूएल गोस्वामी ने अपने एक लेख द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में किया था, जिसका अर्थ प्रशासन के आधुनिकीकरण में लिया गया है। भिन्न विभागों के बीच आने जाने वाले संसूचना क्या है। तो ये हो जाएगी पार्श्विक संप्रेषण। विभिन्न विभागों के बीच आने जाने वाली संसूचना पार्श्विक संप्रेषण है। संप्रेषण 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच होता है। यह 2 प्रकार का होता है, औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। करिश्माई सत्ता का संबंध है बेवर से। प्रशासनिक व्यवहार का संबंध है साइमन से। विकास प्रशासन का संबंध है बिडनर से और प्रिज्मेटिक सोसाइटी का संबंध है रिंग से। तो करिश्माई सत्ता बार बार आनी चाहिए, तो बेबर से संबंधित है। प्रशासनिक व्यवहार, आप सलाम करो तो प्रशासनिक व्यवहार साइमन से संबंधित है। विकास प्रशासन का संबंध है विडनर से और प्रिज्मेटिक जो सोसाइटी है वो रिंग के अंदर रखी गई है, तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिंग से संबंधित है। भारतीय शासन और राजनीति से संबंधित है। प्रश्न, भारत में उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताइए। तो ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, सही है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। इस संबंध में उनकी शक्तियां और कार्य लोकसभा अध्यक्ष की ही भांति होती हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका की ही तर्ज पर बनाया गया है। यह देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति होगा। 1, दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो इसको किया गया था महाराष्ट्र में। तो वहाँ की दलित पैंथर मूवमेंट स्टार्ट किया गया था महाराष्ट्र में। दलित पैंथर मूवमेंट महाराष्ट्र में सन 1972 में प्रारंभ किया गया था। पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर जोर दिया है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया था जाति पर। अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्याख्या करते हैं और आयोग के संबंध में उपबंध करते हैं। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 3743 जातियों की पहचान की थी जो कि सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थी। अब तक आयोग ने वर्ष 2006 तक लगभग 5013 पिछड़ी जातियों की पहचान की है। 2004 में जब यूपीए सरकार का गठन केंद्र में हुआ था तो सीपीआई-एम गठबंधन का हिस्सा नहीं था, परंतु बाहर से सरकार का समर्थन कर रहा था।
CPI। 2004 में जब UPA सरकार का गठन हुआ था, केंद्र में थी, तो CPI-M गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, परंतु बाहर से सरकार का समर्थन कर रही थी। UPA सरकार एक गठबंधन सरकार थी जिसमें कांग्रेस, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस इत्यादि शामिल थे। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। वित्त आयोग का संबंध है 280 से, कहाँ गया 280। वित्तीय आपातकालीन स्थिति, इसको 360 में दिया गया है। राज्यसभा दी गई है, राज्यसभा का वर्णन है 312 में, और संवैधानिक संशोधन ये 368 में है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280, वित्त आपातकालीन स्थिति 360, राज्यसभा यह अनुच्छेद 312 में और संवैधानिक संशोधन 368 में दिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मार्ले मिंटो सुधार 1909 से संबंधित है। मांडफोर्ड सुधार का संबंध है 1919 से। मांडफोर्ड सुधार का संबंध है 1919 से। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन 1905 में स्टार्ट किया गया था और गृह शासन आंदोलन 1916 में चलाया गया था। होम रूल लीग सोसाइटी 1916। मार्ले मिंटो सुधार 1909 से संबंधित है। मांडफोर्ड सुधार 1919 से संबंधित है। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन 1905 से संबंधित है और गृह शासन आंदोलन 1916 से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं निम्नांकित में से सही अनुक्रम बताइए। तो सबसे पहले होता है देखा, पहले आते हैं A के गोपालन बनाम मद्रास राज्य का मामला होता है 1950 में। फिर आते हैं हमारे किशनानंद भारती, ये 1973 में आते हैं। और 42वां संविधान संशोधन 1976 को होता है, 76। और जो आंतरिक आपातकालीन स्थिति है इसकी घोषणा 1975 में होती है। तो सबसे पहले कौन सी होगी? ये होगी। तो A के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, किशनानंद भारती 1973, आंतरिक आपातकालीन स्थिति 1975, और फिर आता है 42वां संविधान संशोधन 1976। A के गोपालन बनाम मद्रास राज्य का मामला 1950, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला 1973, आंतरिक आपातकालीन स्थिति की घोषणा 1975 और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारत के प्रधानमंत्री निम्न का सही कालानुक्रम बताइए। तो जो प्रधानमंत्रियों का कालक्रम है उनको बताना है। सबसे पहले कौन आते हैं? देखो पहले दिए गए चरण सिंह, ये 80 के समथिंग थे, है ना, 1980 के समय थे ये। फिर बीपी सिंह, जब ये LPG लागू किया गया था बीपी सिंह थे, है ना, तो 1990 के समय है ये। फिर आ रहते हैं लाल बहादुर शास्त्री, ये सबसे पहले थे 74 के समय, 76 में इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना, 64 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 66 में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर आते हैं मोरारजी देसाई, ये आते हैं 1977 से। तो सबसे पहले आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनके बाद आते हैं मोरारजी देसाई, फिर आते हैं चरण सिंह और फिर आते हैं बीपी सिंह। भारत के प्रधानमंत्रियों का सही कालक्रम होगा लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966, मोरारजी देसाई 1977 से 1979, फिर चरण सिंह 1979 1980 और फिर बीपी सिंह 1989 से 1990 तक। फिर आते हैं कथन कारण बताने हैं। कथन कहता है कि मौलिक अधिकार लोगों के लिए संविधान में प्रतिष्ठित हैं, तो पहला सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर लोग न्यायालय में अपील कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। 32 के तहत ये रिट जारी करता है ना, सुप्रीम कोर्ट। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। और RA की सही व्याख्या भी करता है। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इन्हें राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श माना जाता है। संक्षिप्त में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा दी गई है। नेक्स्ट आते हैं अभिकथन और कारण बताइए। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच वैधानिक सत्ता को विभाजन करने की 3 सूचियाँ दी गई हैं, सही है। और भारत में संघीय व्यवस्था है, तो ये भी सही है, दोनों ही सही हो जाएंगे। और RA की सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित किया गया है।
केंद्र सरकार राष्ट्र महत्व के मामले को देखती है, जबकि राज्य सरकारें क्षेत्रीय एवं जो स्थानीय महत्व के मुद्दे हैं उनको देखती हैं। भारत में योजना आयोग किस वर्ष में गठित किया गया है? तो जो योजना आयोग है इसको 1950 में बनाया गया था। 1950 में भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव के आधार पर योजना आयोग का गठन किया गया। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। भारत में नागरिक सेवाओं की भर्ती किसकी सिफारिश पर की जाती है? जो नागरिक सेवा हैं उनकी भर्ती लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई थी, उसकी आधार पर थी। भारत में नागरिक सेवा की भर्ती लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर आधारित है। नागरिक सेवा ब्रिटिश शासन व्यवस्था की देन है। प्रारंभ में इस सेवा में भर्ती के लिए परीक्षाएं ब्रिटेन में होती थी, किंतु बाद में इन परीक्षाओं का आयोजन भारत में भी होने लगा। भारत में आकस्मिक निधि किसके अधिकार में रखी जाती है? जो आकस्मिक निधि वह राष्ट्रपति के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। संविधान की संसद को अनुच्छेद 267 के अंतर्गत भारत की आकस्मिक निधि का गठन करने की अनुमति देता है। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है। लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता में निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा आधुनिक नौकरशाही का आधार है? तो आधुनिक नौकरशाही से संबंधित है कानूनी विवेकपूर्ण शक्ति। तो मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही वैधानिक प्रभुसत्ता नामक सत्ता के प्रकार के अंतर्गत आती है। वैधानिक सत्ता से पोषित एवं समर्थित नौकरशाही को यह संगठन का सबसे प्रभावशाली स्वरूप मानता है। लोक प्रशासन में लाइन एंड स्टाफ एजेंसी की अवधारणा निम्नलिखित से उधार ली गई है, तो इसको सैनिक प्रशासन से उधार लिया गया है। सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण की धारणा सर्वप्रथम सैनिक संगठन में प्रचलित में हुई थी। यह घटना को नागरिक संगठन एवं प्रशासन पर भी लागू किया गया है। F.W. टेलर की वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा की आलोचना किसके द्वारा की गई है? तो यह मानव संबंध सिद्धांत में की गई है। एक्टन मेयो ने संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत मानव संबंध उपागम पर बल दिया है। इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की तरह तकनीकी एवं आर्थिक पहलुओं पर बल देने के बजाय प्रबंधन की मानवीय स्थितियों, प्रेरणा और श्रमिकों से संबंधित स्थापित करने पर ध्यान देने की बात कही है। निम्नांकित सिद्धांतों के प्रकट होने का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आता है, देखो हमारा जो पहले आता है क्लासिकल सिद्धांत सबसे पहले, उसके बाद आता है मानवीय संबंध का सिद्धांत, फिर आता है निर्णय सिद्धांत और चौथा आता है सार्वजनिक विकल्प का सिद्धांत। क्लासिकल सिद्धांत ये फेओ के द्वारा दिया गया है। मानवीय सिद्धांत एक्टन मेयो ने दिया है। निर्णयन का सिद्धांत हर्बर्ट साइमन ने दिया है और जो सार्वजनिक विकल्प सिद्धांत है ये सबसे बाद में दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण बताने हैं। लोकपाल की संस्था सरकार के सर्वोत्तम प्रयत्नों के बावजूद आज तक भी स्थापित नहीं हुई है। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उस समय का ये क्वेश्चन आया था तब की बात है ना। भारत की संसद में राजनीतिक दल सर्वसम्मति नहीं बना पाए हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। ये उस समय के लिए सही था और आर्य की सही व्याख्या कर रहा था। लोकपाल की संस्था सरकार के सर्वोत्तम प्रयत्नों के बावजूद आज तक स्थापित नहीं हो पाई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत की संसद में राजनीतिक दल सर्वसम्मति नहीं बना पाए थे। लोकपाल संस्था के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारी आएंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति CBI के निर्देशन के चयन की सिफारिश करेगी। वर्तमान समय में भारत के लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्न। पहला, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सबसे पहले बर्नार्ड बूच ने किया था। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्नार्ड बूच ने सर्वप्रथम किया था। शीत युद्ध ना होते हुए भी युद्ध की ऐसी परिस्थितियों को बनाए रखने की कला का नाम है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार एवं कार्य किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं UNO की महासभा में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? तो ये
10 दिसंबर 1948 में की गई थी। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की थी। यूएनओ की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 1944 को वॉशिंगटन में हुआ था। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम करने के उद्देश्य से की गई थी। एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? तो ये बनाया गया है बैंकॉक में। एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग का प्रधान कार्यालय बैंकॉक में है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। यह आसियान संगठन का सदस्य भी है। समस्त के लिए एक और एक के लिए समस्त, यह कथन निम्नलिखित में से किस एक लेखक द्वारा सामूहिक सुरक्षा के संबंध में दिया गया था? तो ये कहा गया था हंस जे मैकेन्थाउ के द्वारा। समस्त के लिए एक और एक के लिए समस्त, यह कथन हंस जे मैकेन्थाउ ने दिया था। यह विचार सार्वजनिक सुरक्षा की अवधारणा से संबंधित है, जो इस बात में विश्वास करती है कि किसी एक राष्ट्र पर आक्रमण होने पर सभी राष्ट्रों को इस राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए। निम्नांकित में से सही कालानुक्रम क्या होगा इनका? तो सबसे पहले आता है अटलांटिक चार्टर 1941, फिर आते हैं वेटन वुड्स सम्मेलन 1943, फिर आते हैं कार्ड्स नहीं, वेटन वुड्स आता है 44 में। इसके पहले आता है कांसब्लांस सम्मेलन 1943, ये है 43। और जो बैटन वुड्स सम्मेलन है 1944, जो याल्टा सम्मेलन है ये 1945 में हुआ था। याल्टा सम्मेलन 1945, बैटन वुड्स सम्मेलन 1944, कांसब्लांस सम्मेलन 1943 और अटलांटिक चार्टर 1941। मार्टिन कैपलॉन द्वारा दिए गए मॉडल प्रारूप का सही कालक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले आते हैं शांति संतुलन, उसके बाद आता है शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आती है सदृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था, फिर चौथे पे आती है सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। मार्टिन कैपलॉन द्वारा दिए गए मॉडल का सही क्रम होगा शांति संतुलन, फिर दूसरा आता है शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, तीसरी सदृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था और फिर सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। नेक्स्ट आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। फरक्का बांध का संबंध किससे है? भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। 1, 2, 3 आणविक समझौता, ये भारत और यूएसए के बीच में हुए थे। सीमाओ शास्त्री समझौता, ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। और शांति एवं मैत्री संधि 1950, ये भारत और नेपाल के बीच में हुई थी। फरक्का बांध भारत और बांग्लादेश के बीच में बना है। 1, 2, 3 आणविक समझौता भारत और यूएसए के बीच में हुआ है। सीमाओ शास्त्री समझौता भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। और जो शांति एवं मैत्री संधि थी 1950 की, भारत और नेपाल के बीच में हुई थी। नेक्स्ट आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एनिश क्लाउड का संबंध है, यह पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। के.जे. हॉल्स्टी, इनका संबंध है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से। और लेरॉय वर्नेट का संबंध है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड इशू से संबंधित है। और के जे.एन. रोसैना, इनका संबंध है कंट्रेडिंग अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एनिश क्लाउड रिलेशन संबंधित है पावर एंड इंटरनेशनल से। के.जे. हॉल्स्टी का संबंध है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से। जे.रेलॉय वर्नेट का संबंध है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड इशू से। और जे.एन. रोसैना का संबंध है कंट्रेडिंग अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताने हैं। पहला कथन कहता है कि यथार्थवादियों के लिए राष्ट्रीय हित को प्रोन्नत करने के वास्ते सत्ता के विरहम
तलाश नैसर्गिक नियम में स्थित है, तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, वे दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि नैतिक एवं कानूनी उपाय अप्रासंगिक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकार करते हैं कि इन्हें इच्छा से हटा सकते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं। और आर एक ही सही व्याख्या करता है। यथार्थवाद के अनुसार राष्ट्र की शक्ति का विकास ही अपने हितों को पूर्ण करने का एकमात्र साधन है। इस सिद्धांत का जोर इस बात पर रहा है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण बताइए। यूएनओ के सदस्य मानवाधिकार के अनुपालन के लिए सम्मान या लिहाज बढ़ाते हुए प्रतिबद्ध हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, मानव अधिकार अहस्तांतरीय, नैसर्गिक, स्वतंत्र एवं अविभाज्य हैं और ये मानवीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने के माध्यम हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। यूएनओ सदस्य मानवाधिकारों के अनुपालन के लिए सम्मान बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। मानव अधिकार अहस्तांतरणीय, नैसर्गिक, स्वतंत्र एवं अविभाज्य हैं। ये मानवीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने का माध्यम है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 1944 को वॉशिंगटन के अंतर्गत ऑक्स भवन में आयोजित की गई थी। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए गठित किया गया था। ये था हमारा जून का प्रश्न पत्र, और जो 2010 का दिसंबर का प्रश्न पत्र है इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।